क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट अक्सर वहीं से क्यों रिवर्स होती है जहां ज़्यादातर ट्रेडर्स को यकीन होता है कि अब प्राइस मज़ीद ऊपर या नीचे जाए। आप ब्रेकआउट पर बाई करते हैं और प्राइस फौरन नीचे आ जाती है। आप ब्रेकडाउन पे सेल करते हैं और प्राइस अचानक वापस ऊपर चली जाती है। आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और उसकी चंद ही लम्हों बाद मार्केट बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चल पड़ती है जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड ली है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या मार्केट वाकई रैंडम है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी स्मार्ट मनी एक्टिविटी मौजूद है जिसे ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर देख ही नहीं पाते? इसी राज को समझने के लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं एक कंप्लीट स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीरीज। इस मुकम्मल प्लेलिस्ट में हम स्मार्ट मनी की अहम कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लिक्विडिटी स्वीप, इंडोसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, डिस्प्लेसमेंट, मिटिगेशन, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, एंट्री मॉडल, रिस्क मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इन कंसेप्ट को, डिफिनेशन को याद करना नहीं होगा। हम ये समझेंगे कि ये कंसेप्ट मार्केट के अंदर एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं। यही है वो क्वेश्चन जो आम चार्ट में और एक स्मार्ट मनी चार्ट ट्रेडिंग के दरमियान फर्क पैदा करते हैं। और आज की इस सीरीज़ की पहली प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी हम इसी कंसेप्ट से शुरू करते हैं, फेयर वैल्यू गैप प्लस लिक्विडिटी। इससे पहले ये समझना होगा कि आखिर स्मार्ट मनी मार्केट में काम कैसे करती है और वो लिक्विडिटी को इतनी अहमियत क्यों देती है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक एपीजी सिर्फ चार्ट पर एक बॉक्स ही नज़र आएगा, लेकिन जब आप इसके पीछे मार्केट लॉजिक समझ आएंगे तो वही बॉक्स आपकी प्राइस की पूरी स्टोरी का एक अहम हिस्सा दिखाना शुरू करेगी। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो में आप कौन सा कंसेप्ट सीखना चाहते हैं। क्योंकि अब हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि प्राइस कहाँ जा रही है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस वहाँ क्यों जा रही है। ये है स्मार्ट मनी के समझने की। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी की जो फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी की कम्बिनेशन से मिलकर बनी है। एक लिक्विडिटी कम्बिनेशन जिसे सिर्फ स्मार्ट मनी ही यूज़ करते हैं। ये स्ट्रेटजी ना सिर्फ हाई एक्यूरेसी देती है बल्कि मार्केट की असल सीक्रेट भी खोलती है। तो अगर आप भी चाहते हैं मार्केट को उन्हीं की तरह समझना जिन्होंने इस गेम को डिज़ाइन किया, तो आपको वीडियो को इन तक ज़रूर देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी को शार्ट में समझ लेते हैं ताकि आगे जो कुछ भी आपको बताऊं वो अच्छे से समझ आ सके। फेयर वैल्यू गैप जब बड़े इंस्टीट्यूट्स जैसे बैंक्स, हेज फंड्स मार्केट में बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो प्राइस तेज़ी से ऊपर और नीचे मूव करता है। इससे प्राइस चार्ट में एक इम्बैलेंस बन जाता है जहाँ कोई प्रॉपर बाइंग या सेलिंग नहीं हो पाती। यही फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। जब भी हमें चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिखे तो अक्सर प्राइस उस गैप को फिल करने के लिए उस जोन तक वापस आता है। अब चलते हैं समझते हैं कि आखिर प्राइस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने क्यों वापस आता है। जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बाइंग करते हैं तो प्राइस बहुत तेजी से ऊपर भाग जाता है। इस तेज मूव की वजह से इंस्टीट्यूट्स की तमाम बाइंग ऑर्डर एक ही साथ फिल नहीं हो पाते क्योंकि मार्केट में उस वक्त तक काफ़ी सेलर्स नहीं होते हैं। उसी वजह से प्राइस दोबारा उसी एरिया यानी फेयर वैल्यू गैप एपीजी की तरफ लौटता है ताकि इंस्टीट्यूशंस हैं अपने बचे हुए पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करवा सकें। जब प्राइस दोबारा एपीजी एरिया में आता है तो इंस्टीट्यूट्स फिर से अपने बचे हुए ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं और डिमांड्स बढ़ने की वजह से प्राइस वापस रिवर्स होकर ऊपर चला जाता है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये ऑर्डर तब तक फिल नहीं हो सकते जब तक उन्हें लिक्विडिटी यानी सामने वाले ट्रेडर्स या सेलर्स ना मिले। अब चलते हैं समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप पर इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स के बढ़ने के लिए लिक्विडिटी क्यों सबसे ज़्यादा जरूरी है। मार्केट में किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए बायर्स और सेलर्स दोनों होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी ढूंढते हैं और वो मिलती है हाई और लोस के आसपास, यानी कि हाइस के ऊपर सेल्स की लिक्विडिटी होती है और लो के नीचे बाइस की लिक्विडिटी होती है। क्योंकि जब कोई सेलर यहाँ से सेल करते हैं तो वो अपनी स्टॉप लॉस इसी हाई के ऊपर रखते हैं और जब कोई बायर्स यहाँ से बाइंग करते हैं तो वो अपना स्टॉप लॉस
इस लो के नीचे रखते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्ट पर जो भी हाई या लोज होते हैं उसके ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। जब प्राइस उन लेवल को तोड़ता है तो रिटेल ट्रेडर्स की स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लगते हैं और बहुत सारे बायर्स यहाँ के ब्रेकआउट को देखकर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को सेल करने के लिए यहाँ से बहुत सारे बायर्स मिल जाते हैं। इसका फायदा उठाते हुए बड़ी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर अपनी हैवी सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं और उनकी हेवी ऑर्डर्स इजीली फिल हो जाते हैं। अब प्राइस यहाँ से पाल कर जाता है और यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमें चार्ट पर ज़्यादातर ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन फेल होते हुए दिखाई देते हैं। अब हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड करने के पीछे नहीं बनना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी को कंबाइन करके हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए हमें 4 इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन की ज़रूरत है, तभी हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कंफर्मेशन है कि जब भी हमें बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ दिखे तो तीनों कैंडल्स ग्रीन ही बननी चाहिए। अगर बेरिश एफवीजी बन रहा है तो तीनों कैंडल्स रेड होनी चाहिए। अगर बुलिश एफवीजी जिसमें फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड कैंडल में से कोई भी कैंडल अगर रेड बनी हो तो इस फेयर वैल्यू गैप को हम ज़्यादा रिलायबल नहीं मानते। अगर बेरिश फेयर वैल्यू गैप में भी फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड कैंडल में से कोई भी कैंडल अगर ग्रीन बनी हो तो उससे हम ज़्यादा रिलायबल नहीं मानेंगे। एक फेयर वैल्यू गैप को ज़्यादा रिलायबल तभी माना जाता है जब तीनों कैंडल्स एक ही कलर के हो। सेकेंड कंफर्मेशन है, अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन रहा हो तो ये फेयर वैल्यू गैप बुलिश ट्रेंड के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के साथ इस तरह ओवरलैप करना चाहिए कि अगर बेरिश एफवीजी बन रहा हो तो ये भी बेरिश ट्रेंड के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के साथ ओवरलैप करना चाहिए। थर्ड कंफर्मेशन है जो फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करने के लिए लायक बनाती है, वो ये है कि फेयर वैल्यू गैप पर प्राइस के आने से पहले वो लिक्विडिटी जोन बनाओ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मार्केट बुलिश मूव कर रहा है और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन गया जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ओवरलैप कर रहा है। अब आपको देखना है कि जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर आए तो वो उस तरह से सिंपल फुल बैक देते हुए ना आए। अगर इस तरह से प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर आ रहा है, उस फेयर वैल्यू गैप की रिवर्स होने पर प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर आने से पहले इस तरह एक माइनर लो बना के आता है या फिर इस तरह इक्वल्स लो बना के आता है तो प्राइस की इस फेयर वैल्यू गैप से बाउंस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब प्राइस इस तरह से माइनर लो बना के फेयर वैल्यू गैप पर आता है तो उस टाइम उन हाइस के ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी भी क्रिएट हो गई होती है और बहुत सारे सेलर्स इस माइनर लो के ब्रेकआउट पर सेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को यहाँ पर बाइंग करने के लिए बहुत सारा सेल ऑर्डर्स मिल जाते हैं और इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर अपने हेवी ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से बाउंस करके ऊपर चला जाता है और जितनी भी सेल्स यहाँ सेल किए होते हैं वो सब ट्रैप हो जाते हैं। अब ऐसे ही अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप पर पहुँचने से पहले कुछ इस तरह की इक्वल्स लो बना देता है और उसके बाद इस फेयर वैल्यू गैप पर आता है तो उस टाइम भी उन हाइस के ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी होती है। उन इक्वल लोस के नीचे भी बहुत ज़्यादा सेलर्स सेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को यहाँ पर भी बाइंग करने के लिए बहुत सारे सेलर्स मिल जाते हैं और इंस्टीट्यूशंस अपना हेवी ऑर्डर्स यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका हेवी बाइंग ऑर्डर इजीली फिल हो जाता है और प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से बाउंस होकर ऊपर चला जाता है। इसलिए फेयर वैल्यू गैप पर पहुँचने से पहले प्राइस को लिक्विडिटी ज़रूर जनरेट करनी चाहिए। अब फोर्थ कंफर्मेशन में आपको देखना है कि जब भी प्राइस इस तरह से लिक्विडिटी जोन बनाते हुए फेयर वैल्यू गैप पर आता है तो आपको तब तक यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है जब तक कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ना फॉर्म कर दे। जब प्राइस लिक्विडिटी जोन की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फेयर वैल्यू गैप पर कोई स्विंग कैंडल या फिर कोई दीगर बुलिश रिवर्सल कैंडल तो आप यहाँ से बाइंग साइड के ट्रेड इंटर कर सकते हैं। ऐसे में प्राइस की यहाँ से ऊपर की लिक्विडिटी को हंट करने जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए आप चारों कंफर्मेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली कंफर्मेशन है कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप में हमें तीनों कैंडल्स ग्रीन बनती हुई दिखनी चाहिए और बेरिश फेयर वैल्यू गैप में हमें तीनों कैंडल्स रेड बननी होनी चाहिए।
तभी हम इस फेयर वैल्यू गैप को वैलिड मानेंगे। सेकेंड कंफर्मेशन है कि फेयर वैल्यू गैप इस तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ओवरलैप करना चाहिए। थर्ड कंफर्मेशन है कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप पर आने से पहले लिक्विडिटी जोन जरूर बनाना चाहिए, चाहे वो माइनर स्विंग हो या फिर इक्वल्स हाई या इक्वल्स लो। फोर्थ कंफर्मेशन है कि प्राइस जब लिक्विडिटी जोन की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फेयर वैल्यू गैप पर आता है तो उस फेयर वैल्यू गैप पर हमें कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक जरूर दिखनी चाहिए, तभी हम अपने ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। बगैर रिवर्सल कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन के हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर ये चारों कंफर्मेशन मिल जाए तभी हम एक फेयर वैल्यू गैप को ज्यादा बल मानेंगे, क्योंकि ऐसे फेयर वैल्यू गैप से प्राइस की रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। आई होप कि आप अभी तक आपको जो कुछ भी सिखाया है वो सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। तो चले अब हम इसको कुछ रियल चार्ट एग्जांपल में भी देखते हैं। बट इससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो जैसा कि अभी आप चार्ट पर देख सकते हैं कि प्राइस पहले यहाँ से बुलिश मूव किया हुआ है, उसके बाद देखिए जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया हुआ है तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन गया और ये फेयर वैल्यू गैप एक रेजिस्टेंस लेवल के साथ ओवरलैप भी कर रहा है। इसका मतलब है कि ये फेयर वैल्यू गैप एक हाई प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पर देखिए जो स्विंग लो बने हुए हैं उन लो के नीचे बहुत सारे बायर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल है। अब देखिए जब प्राइस यहाँ से एक पुल बैक देते हैं, नीचे आता है, तो प्राइस ने इन लॉस के ब्रेक डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से तमाम बायर्स की स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गई। अब इन लॉ के ब्रेक डाउन पर बहुत जो सेलर्स है वो सेल करने लगे हैं, जिसकी वजह से अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को यहाँ पर करने के लिए इनफ सेलर मिल चुके हैं। तो अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इस बात का फायदा उठाते हुए अपने बचे हुए ऑर्डर्स भी लगा लेते हैं और इनका ऑर्डर इजीली फिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इस फेयर वैल्यू गैप पर एक फिन बार कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, जिसका मतलब ये होता है कि अब प्राइस यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाने वाला है। तो इस कंफर्मेशन के साथ हम भी यहाँ से बाइंग साइड की ट्रेडिंग में इंटर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से बाउंस करके ऊपर चला गया और हमारा टारगेट हिट हो गया। अब आइए इसका एक बेरिश एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो अभी आपको इस चार्ट पर देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से बेरिश मूव कर रहा है और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन गया है। अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ओवरलैप कर रहा है और इसका मतलब ये फेयर वैल्यू गैप एक हाई प्रोबेबिलिटी का है। अब देखिए प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर आने से पहले एक माइनर हाई बनाया हुआ है, जिसके ऊपर बहुत सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट हो गए। अब देखिए इस माइनर स्विंग हाई को ब्रेक आउट कर दिया, जिसकी वजह से सेलर्स जो लोग यहाँ से सेल किए थे उनकी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए और बहुत से बायर्स यहाँ पर ब्रेकआउट को देखकर बाइंग करने लगते हैं। इस वजह से अब इंस्टीट्यूशंस को सेल करने के लिए बहुत सारे बायर्स मिल जाते हैं और अब इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर अपनी हैवी सेल ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और इनका हैवी ऑर्डर्स यहाँ पर इजीली फिल हो जाते हैं, क्योंकि इस ब्रेकआउट पर बाइंग करने वाले बहुत हैं। जब यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल्स सेल प्लेस करते हैं तो सेलिंग प्रेशर की वजह से यहाँ पर एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनी हुई दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि अब प्राइस यहाँ से बाउंस करके डाउन साइड जाने वाला है। तो इस कंफर्मेशन के साथ अब हम भी यहाँ पर सेल ट्रेड में इंटर कर सकते हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से बाउंस करके स्ट्रॉन्ग मोमेंट के साथ डाउन साइड चला गया। इस तरह अगर आप तमाम कंफर्मेशंस को यूज करते हुए अपना ट्रेड प्लान करते हैं तो आप भी इस फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी को यूज करके मार्केट से काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटेजी को आप किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं, चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे वो 15 मिनट हो या फिर 30 मिनट। ये स्ट्रेटेजी हर एक टाइम फ्रेम पर एक ही वर्क करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड में जो कुछ भी बताया वो सब कुछ आपने अच्छे से समझ आ गया है। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और आपको ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आप एक सीरियस ट्रेडर है और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, बस आपको इसमें जो कुछ भी बताया उसे अच्छे से सीखना और सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ अप्लाई करना। थैंक यू सो मच। नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।